वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने इससे पहले प्रियम्बल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। प्रियम्बल के बाद पहला पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में 4 आर्टिकल्स रखे गए हैं और उन चारों आर्टिकल्स को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये फ़ोटो ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 लिखा हुआ है ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद में पार्ट 1 की जो हेडिंग दी गई है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये पार्ट 1 का नाम है कि ये पार्ट 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके अंदर ये उसका हेडिंग है। तो हम आपके लिए सवाल ये है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स रखे गए हैं। ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आपका रिवीजन हो जाएगा और एक बार आप लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि आपने क्या लिखा था, कि कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो हम आज अपने पहले पार्ट में पहले आर्टिकल को देखते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया है। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है। तो इसमें हम एक एक आर्टिकल करके डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत और इंडिया ये दोनों ही नाम हमारे देश को दिए गए हैं। इसके अलावा कोई और नाम भारत के लिए नहीं दिया गया। इंडिया एंड भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल्स के बारे में भी आप बता सकते हैं कि कितने शेड्यूल रखे गए हैं, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट्स और टेरिटरी दिए गए हैं नाम, वो स्टेट्स और टेरिटरी हमारे देश में रहेंगे। उसके बाद लिखा गया टेरिटरी ऑफ द इंडिया कंप्राइज करता है टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और अदर सच टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। हमारा जो पार्लियामेंट है या जो देश हैं, ये हम अगर कोई और टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं तो वो भी इस देश का पार्ट होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो है ही। पहले हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, दूसरे आर्टिकल को हम बाद में देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैप है। तो यदि हम चाहें कल को कि ये चाइना जो है इसको हम अपना देश का पार्ट बना लें, तो ये भी हमारे देश में एक स्टेट हो जाएगा कि ये चाइना एक स्टेट है। तो ये फर्स्ट आर्टिकल के तहत हमें ये कहा गया कि हम जैसे हम एक्वायर करते हैं तो कैसे एक्वायर करते हैं ये सब भी हम पढ़ेंगे अभी, कि मतलब एक्वायर अगर कर लिया तो वो भी हमारे टेरिटरी का पार्ट होगा। स्टेट और यूनियन, यहाँ पर हम बात कर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज तो है ही। तो ये देखिए पार्ट 1 में लिखा गया है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये उसका नाम है। आर्टिकल्स 1 to 4 है इसमें। और जो पहला आर्टिकल है वो है भारत दैट एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसे ये कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है जो यूएसए में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक समझौता हुआ है सभी स्टेट्स के बीच में कि हम सब मिलकर एक कंट्री बनाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारी कंट्री एक है और उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग और यूनियन टेरिटरीज है, और सेंटर जो है वो इस पर कंट्रोल करता है। तो हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो पहले आर्टिकल में देखिए नेम ऑफ द कंट्री और टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में बात की गई है। जैसे हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि जो स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और ये एक सवाल उठ सकता है कि मतलब मन में आ सकता है कि भारत और इंडिया ये दोनों ही नाम क्यों रखे गए हमारे देश के लिए, कोई एक नाम क्यों नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये ऐसे हुआ था कि कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया था कि भारत जो है एक ट्रेडिशनल नाम है, तो भारत ये नाम होना चाहिए हमारे देश का। लेकिन कुछ और एडवोकेट थे जो मॉडर्न नाम चाहते थे, जो एडवोकेट्स थे बाहर से आए थे, वो ये चाहते थे कि एक मॉडर्न नाम हो भारत एक ट्रेडिशनल नाम हो जाता है तो मॉडर्न नाम होना चाहिए, इसलिए इंडिया ये नाम भी रखा गया। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों ही नाम को मान लिया और इंडिया दैट इज़ भारत ये लिख दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इंडिया दैट इज़ भारत, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है लेकिन इंडिया दैट इज़ भारत ये लिखा गया है आर्टिकल 1 में। उसके बाद में देखिए कंट्री को यूनियन ये डिस्क्राइब किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है। फेडरल के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लेक्चर रहा है पहले, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि फेडरल का क्या मतलब होता है। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जैसे अमेरिकन फेडरेशन है अमेरिका में, वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था स्टेट्स के बीच में, यहाँ ऐसा नहीं है।
और स्टेट्स को कोई राइट नहीं है कि वो सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन कर जाए, यानी कि कल स्टेट्स को खुद को ये राइट नहीं है कि कल को कोई स्टेट कहे, जैसे कि उत्तराखंड है, ये कहे कि मैं चाइना के साथ जुड़ जाऊँ, तो ये उनको हक नहीं है। या फिर या फिर हम ये कहें कि तमिलनाडु है यहाँ पर, तो ये कहे कि मैं श्रीलंका का पार्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्टेट्स को ये हक नहीं है कि वो टूट के अलग निकल जाए अपना, कि हम अलग आप अलग, इस तरीके से नहीं है। तो इसलिए ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। जो ये भारत है बाहर का, ये जो भारत का नक्शा है, ये ऐसा ही रहेगा। इसके अंदर जो है स्टेट्स को अपने आप कोई हक नहीं है। ये सब पूरा जो देश है या इस तरीके से ही रहेगा, लेकिन स्टेट्स को खुद कोई हक नहीं है कि वो बाहर ससीड कर जाए आउट ऑफ द फेडरेशन। इसके बाद में देखिए टेरिटरी के बारे में 3 चीज़ें लिखी गई थी कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स हैं यहाँ पर। टेरिटरी में यूनियन टेरिटरीज आ जाता है। उसके अलावा यदि कोई टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर लेता है किसी भी वक्त, तो उसे भी हम इसी आर्टिकल में डिफाइन करेंगे। अब देखिए कन्फ्यूजन रहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये दो शब्दों में क्या फ़र्क है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उसमें सब कुछ हमने देखा, जैसे कि इस टेरिटरी में टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें सिर्फ स्टेट्स आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखना कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसमें सिर्फ स्टेट्स आते हैं, ओनली स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट दिस कि टेरिटरी जो है वो वाइडर एक्सप्रेशन है, उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर होती है। यूनियन में सिर्फ स्टेट्स कवर किए जाते हैं। टेरिटरी में हमने बात की, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है और एक्वायर्ड सिस्टम्स हैं। स्टेट जो है वो फेडरल सिस्टम का मेंबर है, जिसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स सेंटर के साथ किया जाता है उन स्टेट्स के द्वारा। जैसे हम देखते हैं कि स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट सेंटर की भी लिस्ट है। तो उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर लॉ स्टेट बनाएगा, जो स्टेट की लिस्ट है। उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज जो है वो एक्वायर्ड टेरिटरीज भी हो सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है। इसमें आप देखिए यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज जो आप देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से जो हैं, या फिर पहले की अगर हम बात करें तो गोवा, ये एक यूनियन टेरिटरी थी क्योंकि ये एक्वायर किया गया था बाहर से। और सिक्किम भी एक यूनियन टेरिटरी थी शुरुआत में, उसके बाद इसे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। तो ये एक्वायर्ड स्टेट्स थी, इन्हें दूसरी कंट्री से एक्वायर किया गया था और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद उसे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। एक्वायरिंग टेरिटरी, किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं हम टेरिटरी को, इसके बारे में पढ़ते हैं आप। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, सेशन कर सकते हैं। सेशन क्या होता है कि हम ट्रीटी कर सकते हैं किसी देश के साथ कि ये आज से टेरिटरी हमें दे दीजिए, इस तरीके से। या परचेस कर सकते हैं कि ये टेरिटरी को हम खरीद रहे हैं, ये हमारी टेरिटरी। या गिफ्ट में ले सकते हैं कि हमें गिफ्ट कर दीजिए ये टेरिटरी, कोई गिफ्ट कर रहा हो। जैसे यदि आपको पता हो हिस्ट्री में कि जो हमारा कश्मीर का एरिया है, तो उसका जो ये वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और ये वाला जो अक्साई चीन का हिस्सा है वो चाइना के कंट्रोल में है। और जो बीच का यहाँ पर एक हिस्सा है छोटा सा, वो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है अपने पाक ऑक्यूपाइड एरिया में से चाइना को। तो इस तरीके से गिफ्ट भी कर सकते हैं कि गिफ्ट कर दिया हमने, तो ये एक हो सकता है। और उसके अलावा प्लेबिसाइड हो सकता है। प्लेबिसाइड का मतलब होता है एक रेफरेंडम जैसा होता है कि आपसे पूछा जाता है, वहाँ पर जो रह रहे हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ रहना है, किस देश में रहना है, तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कर सकते हैं कि ऑक्यूपाइड नहीं है किसी भी रूलर के द्वारा, कोई खाली जगह पड़ी हुई है तो उसे ऑक्यूपाई कर लिया तो वो हमारा टेरिटरी हो गई, उस तरीके से। या कॉन्क्वेस्ट हो सकता है, लड़के हमने जीती हो। तो उसके हिसाब से हम भारत ने जो फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर की थी उनमें से देखिए दादरा एंड नगर हवेली एक टेरिटरी थी जो फॉरेन से एक्वायर की गई थी। उसके अलावा गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था जब एक्वायर किया गया था इसे पोर्टुगीज़ से, और उसके बाद गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। ये आप बता सकते हैं, आप यदि थोड़ा गूगल देखिए यहाँ पर कि ये गोवा को किस साल में स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। और आप ये भी देख सकते हैं कि गोवा को कब हमने हमारे देश में जोड़ा था, कब ये यूनियन टेरिटरी बना था, उसके बाद कब ये स्टेट बना था। उसके बाद में दमन एंड दीव, ये भी एक्वायर्ड टेरिटरी है। उसके अलावा
पुडुचेरी और सिक्किम। तो इसी तरीके से आप सिक्किम का भी देख सकते हैं, जैसे गोवा का है तो सिक्किम भी देख सकते हैं कि कब ये स्टेट बना और कब ये यूनियन टेरिटरी बना। अब ये पहले आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये पहले आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि भारत इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और टेरिटरी क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया हमने। अब सेकंड आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसके बारे में सेकंड आर्टिकल बात करता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स किस तरीके से पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया। 2A जो है आर्टिकल, जहाँ पर भी आपको मैंने बताया था कि ये ए या बी या इस तरीके से कुछ भी दिख जाता है आपको, तो उसका मतलब होता है कि अमेंडमेंट करके बाद में ऐड किया गया। तो ये 36th अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पर देखिए लिखा है 1975 में लिखा ये किया गया था कि ये अमेंडमेंट किया गया था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। तो 1975 में ये यूनियन के साथ जुड़ गया था। तो सिक्किम के बारे में एक सवाल तो आपका जवाब मिल ही गया है यहाँ पर, लेकिन दूसरा सवाल यही है कि ये कब स्टेट बना था, वो आप देख सकते हैं। तो अब आर्टिकल 2 के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूनियन कि आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया। आर्टिकल 2 में देखिए 2 पावर दी गई है पार्लियामेंट को। इसको याद रखने का सिंपल तरीका यही होगा कि आर्टिकल 2 है तो 2 पावर है इसके अंदर। क्या 2 पावर है पार्लियामेंट के पास? तो पहली पावर ये है कि एडमिट न्यू यूनियन इनटू यूनियन न्यू स्टेट्स। तो स्टेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं उन्हें हमारे यूनियन में एज अ न्यू स्टेट ऐड किया जा सकता है, ये पावर है। और पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स कि एक नए स्टेट को भी माफ़ कीजिए एक नए स्टेट को भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये 2 पावर पार्लियामेंट को दी गई है। पहला है कि जो स्टेट्स ऑलरेडी एक्सिस्टेंस में हैं, जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं उन्हें यूनियन के अंदर एडमिट किया जाए। जैसे कि ये जो फॉरेन टेरिटरीज थी, गोवा हो या सिक्किम हो, इसे एक्वायर कर लिया गया था, एज ए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो उसे पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है कि उसे जो एग्जिस्टेंस में है, ये स्टेट्स तो एग्जिस्टेंस में हैं, इसे अब स्टेट्स बना दिया जाए। जैसे गोवा और सिक्किम को स्टेट बना दिया गया बाद में। उसके बाद में देखिए पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, अगर कोई नई स्टेट बनानी है तो वो भी पावर पार्लियामेंट को दिया गया है कि जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे आप ये तेलंगाना को देखिए, यहाँ पर ये नया स्टेट निकाल दिया गया था आंध्र प्रदेश में से। तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। जब वैसे ही आपको हिस्ट्री थोड़ी पढ़े तो ये छत्तीसगढ़ है, जैसे मध्य प्रदेश में से इसे सेपरेट किया गया था 2000 में। उसके बाद में उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश में से निकाला गया। तो ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है कि आप न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तब आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ते कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये बात की गई है आर्टिकल 3 में। क्या बात की गई है कि न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, उसके बाद में जो एरिया है, स्टेट के एरिया है, उसको अल्टर किया जाए, या फिर जो बाउंड्रीज है या नाम है स्टेट का उसे चेंज करना है। तो इसके बारे में जो पावर दी गई है वो आर्टिकल 3 में दी गई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि पार्लियामेंट बाय लॉ, ये हम पांचों चीज़ों को बात पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल ये देख लीजिए, ये नाम है इस आर्टिकल 3 का यहाँ पर। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये आर्टिकल है, तो इसे हम डिटेल में अभी स्टडी करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 3 में देखिए ऑथराइजेज ऑफ पार्लियामेंट, यही वर्ड वहाँ पर लिखे गए हैं, वही वहाँ से ही लिए गए हैं ये। तो पहली बात क्या की गई कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ स्टेट। यानी कि सेपरेशन ऑफ टेरिटरी की बात की गई कि सेपरेशन ऑफ टेरिटरी से एक नया स्टेट बनाया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, जैसे कि ये तेलंगाना जो है ये सेपरेशन ऑफ टेरिटरी से बना गया कि पहले ये जो तेलंगाना का एरिया था ये पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया था इस तरीके से, और उसको उसमें से सेपरेट करके तेलंगाना अलग निकाल दिया गया। उसी तरह से बिहार और झारखंड की बात की जाए तो ये पूरा बिहार हुआ करता था, उसमें से झारखंड सेपरेशन ऑफ स्टेट्स करके स्टेट बना दिया गया। उसके अलावा क्या लिखा गया यहीं देख लेते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, स्टेट का एरिया बढ़ाया जा सकता है। यदि स्टेट का एरिया बढ़ाना हो तो किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हो आप। जैसे महाराष्ट्र को यहाँ इतना एरिया और दे दिया जाए, कर्नाटका से कम किया जाए,
तो ये पावर थर्ड आर्टिकल में लिखी गई है। गुजरात का एरिया ऐसे बढ़ाना हो तो, या किसी भी स्टेट का जिस तरीके से एरिया अगर बढ़ाना है तो उसके बारे में ये बात यहाँ पर लिखी गई है। पार्लियामेंट को दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। ये जो भी पावर्स की हम बात करेंगे, पार्लियामेंट को ये पावर्स दी गई है। उसके बाद में डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, तो एरिया कम भी कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैंने बात की महाराष्ट्र को इतना एरिया दे दिया, तो उस कर्नाटका से उतना एरिया कम भी हुआ है ना, तो ये डिमिनिशन ऑफ द एरिया है यहाँ पर। तो उतना एरिया कर्नाटका से कम भी होगा, वही बात हो गई। उसके बाद में अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, सिर्फ बाउंड्रीज चेंज करनी हो कि बाउंड्री के अंदर कोई डिस्प्यूट हो उस स्टेट्स के बीच में, तो वो बाउंड्रीज़ को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद में नाम बदला जा सकता है। अगर जैसे आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश जो है ये पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस इसका नाम हुआ करता था, तो उस तरीके से नाम बदल दिया गया है। ये उड़ीसा को पहले उड़ीसा बुलाया जाता था, और महाराष्ट्र ये नाम रखा गया था, पहले ये बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। तो इस तरीके से नाम बदलना हो तो बदल सकते हैं। जैसे तेलंगाना ये नाम रख दिया गया जब इसे बाहर कर दिया आंध्र प्रदेश में से। तो ये पावर्स दी गई है पार्लियामेंट को। अब ये पावर्स तो दी गई है, लेकिन इसके साथ में कुछ कंडीशंस भी लिखी गई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, ये है कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है कि यदि आपको ऐसा कुछ भी करना है, ये 5 चीज़ों में से कुछ भी करना है, कि आपको अल्टर करना है एरिया, या फिर आपको इंक्रीज़ करना है, डिमिनिश करना है, या बाउंड्री चेंज करनी है, या नाम बदलना है, तो आपको बिल इसका जो है वो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन लेकर के फिर पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना होगा। कि पहले प्रेसिडेंट का आप उस पर रिकमेंडेशन लीजिए, फिर वो बिल आएगा पार्लियामेंट में। उसके बाद में जब आपने रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई किया, तो प्रेसिडेंट इसके बारे में पढ़ेगा पहले कि आप किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हो, कौन सी स्टेट में आप नाम चेंज करना चाहते हो या एरिया चेंज करना चाहते हो। तो उस स्टेट से पर प्रेसिडेंट जो है वो पहले बात करेगा कि आपको आपके स्टेट के अंदर ये चीज़ें करने की के लिए बिल आया है हमारे पास, तो आप देखिए कि क्या ये सही है, आपकी क्या राय है इस पर। तो स्टेट को ये बिल दिखाया जाता है वहाँ पर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट को पूछा तो है यहाँ पर प्रेसिडेंट ने, लेकिन यदि स्टेट ना भी कहे, यदि स्टेट कुछ भी कहे उस पर, या जो भी राय दे अपनी स्टेट, वो राय माननी है या नहीं माननी है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में। अब यदि स्टेट ने कहा कि नहीं, यदि सपोज ऐसा कुछ आया केस कि तेलंगाना का नाम चेंज करना है, कि ये तेलंगाना नहीं, आज से कुछ और नाम रखेंगे इसका, तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास आया, ये बिल तेलंगाना को भेज दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब तेलंगाना बोले कि नहीं, हमें तो तेलंगाना ही रखना, ही अच्छा नाम है। तब अब ये राय उन्होंने दी कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है सपोज। तो ये जो राय दी गई है, ये राय माननी है या नहीं माननी है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो ये बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। यदि आपने कहा कि नहीं, हमें नहीं चेंज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल वहीं पे खारिज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट वहाँ पर डिसीजन लेंगे कि ये बिल आगे भेजना है या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट की राय सिर्फ एक राय लेने के लिए उन्हें दिया गया, यानी कि उनकी राय पे कोई मतलब नहीं है उस बात का कि स्टेट चाहे या ना चाहे, तो भी पार्लियामेंट इस बात जो है हमारा मैप है उसे चेंज कर सकती है। यानी कि कंक्लूजन यहाँ पर निकल करके क्या आता है कि पार्लियामेंट, एक मिनट, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द, ये कंक्लूजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। यानी कि पार्लियामेंट हमारे देश का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है अगर उसका विल है। जैसे कि पार्लियामेंट यदि यहाँ पर चाहे तो इस देश को इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे कि बाकी सारे स्टेट्स ख़त्म, आज 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारा कंट्री, ये नॉर्थन साइड और ये साउदर्न साइड, इस तरीके से कर दें, तो ये भी कर सकते हैं। या फिर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से कर दे कि ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, बस इतना ही हो गया हमारे देश में, बाकी सारे स्टेट्स ख़त्म। ये भी कर सकता है यदि पार्लियामेंट चाहे तो। पार्लियामेंट चाहे तो ये वाला पार्ट जो है ये सारी स्टेट्स को ख़त्म करके यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट, बस इतना भी कर सकता है। ये स्टेट्स, ये जो भी करना है ये सब पार्लियामेंट के हाथ में, कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है। केवल राय ली जाती है स्टेट की, स्टेट कुछ भी कहे पार्लियामेंट उससे बाध्य नहीं है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम कर सकता है। ये कंक्लूजन यहाँ पर निकल करके आती है।
तो इसके लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज़ नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि एग्जिस्टेंट कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, जैसे कि आंध्र प्रदेश जब बना था तब कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस नहीं रही पूरी आंध्र प्रदेश की, उसमें से तेलंगाना बाहर निकाल दिया गया। ऐसे आगे चलकर आप उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स कर सकते हैं, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स कर सकते हैं। तो पूरी हर समय पूरा ही स्टेट रहेगा ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। उसके बाद में क्या बात की गई है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे, या फिर पूछा भी जा सकता है कि भारत जो है वो एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये कहा गया है यहाँ पर कि भारत जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, कि यूनियन को नहीं हिलाया जा सकता। जैसे कि हम ये बाउंड्री देखें भारत की, तो एक मिनट, ये जो भारत की बाउंड्री है ये बाहर की, यदि इसको देखें हम तो इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है कितना भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आप अंदर से ये राजस्थान के जो है ये राजस्थान के हिस्से कर दीजिए इस तरीके से, या महाराष्ट्र के अंदर हिस्से कर दीजिए, या उत्तर प्रदेश में इस हिस्से कर दीजिए कि ये बड़ा स्टेट है, कम कर दीजिए इसे इस तरीके से। तो अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाहर की बाउंड्री है ये यूनियन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अंदर की जो आपकी स्टेट्स हैं उसे आप बदल सकते हैं। तो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूएसए जो है वो आर्टिकल 4 के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले यूएसए की बात कर लें। यूएसए जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, कि वहाँ पर आप स्टेट्स को भी चेंज नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वहाँ पर स्टेट्स के पास काफ़ी पावर है। स्टेट्स की पूरी पूछा जाता है उनसे कि आपसे कि ये करना है कि नहीं करना है। स्टेट्स का विल नहीं होगा तो वो नहीं होगा उस वहाँ पर। तो ऐसा इंडिया में सिर्फ ये है कि स्टेट्स ने अगर ना कह दी फिर भी पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द कंप्लीट मैप ऑफ इंडिया। तो यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये याद रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और अब हम आर्टिकल 4 को पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ही पिक है, वहाँ से ली गई है। ये पार्ट 1 में आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 में ये आर्टिकल 4 का नाम है, ये यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया। लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। इसको हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है यहाँ पर। आर्टिकल 2 और 3 के बारे में कुछ लिखा गया है, ये हमें यहाँ से समझ में आता है कि 2 और 3 में जो आर्टिकल में हमने पढ़ा कि 2 में क्या पढ़ा कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि यूनियन में न्यू स्टेट्स ऐड कर ले या एस्टैब्लिश कर ले न्यू स्टेट्स को। और पार्लियामेंट और पावर क्या है आर्टिकल 3 के तहत, तो ये 5 तरीके की पावर्स उनको दी गई है कि इंक्रीज, डिमिनिश या अल्टर कर ले एरिया को, बाउंड्री को नाम बदल दे, तो ये पावर्स दी गई है। अब आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है कि लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये आर्टिकल 2 में है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, ये बाउंड्रीज, ये सब आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की पावर दी गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसमें आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 368 में वहाँ पर लिखा गया है कि किस तरीके से आपको ये चेंजेस करने हैं। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 368 में क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके से चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से अमेंडमेंट होती है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि अगर आपने इसमें से कुछ भी काम किया, जैसे अल्टर किया एरिया को, या कोई नए स्टेट का निर्माण किया, या किसी का नाम चेंज किया, तो ये अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा इसे। तो आपने अगर कुछ भी इस तरीके से काम किया है तो ये आर्टिकल 2 या 3 के तहत तो वो अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। 368 के तहत आर्टिकल के अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉस है, ये जो भी लेजिस्लेशन करना है आपको, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, तो इसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप पास करा सकते हैं कि आपके जितने भी प्रेजेंट है वहाँ पर, उसमें से यदि 50% से ज़्यादा लोगों ने पार्लियामेंट में कह दिया कि ये कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 4 में लिखा गया। अब सिडेशन ऑफ टेरिटरी, हमने ये पढ़ लिया था कि एक्वायर कैसे करते हैं टेरिटरी को, कि हमने किसी और की टेरिटरी से, हमने एग्जांपल के तौर पर देख लिया था कि चाइना को हमने इंडिया में ले लिया तो वो एक स्टेट हो गया, या पाकिस्तान को ले लिया तो वो एक स्टेट हो गया हमारा।
तो वो हो गया एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी। अब हम पढ़ते हैं सीडेशन ऑफ टेरिटरी। यदि हमको हमारी टेरिटरी किसी को देनी है तो क्या, तो किस तरीके से हम दे सकते हैं, या फिर क्या पावर्स है पार्लियामेंट के पास, वो हम देख लेते हैं कि क्या लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3 में ये दिया गया कि स्टेट का एरिया जो है वो डिमिनिश किया जा सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। लेकिन क्या इसमें भारत की जो टेरिटरी है वो दूसरे स्टेट में दूसरे कंट्री को दी जा सकती है, ये सवाल उठना चाहिए कि हाँ, हम डिमिनिश तो कर सकते हैं एरिया स्टेट का, तो क्या हम इसे दूसरे कंट्री को ही दे दें, ऐसा हो सकता है? तो ये सवाल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था 1960 में। और जो बेरूवारी यूनियन का केस हमने पढ़ा था प्रियम्बल में, उसके बारे में उसमें ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान के साथ उस समय हमें करना था कि बॉर्डर हमारा जो इश्यूज चल रहे थे वहाँ पर उस समय, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें टेरिटरीज़ का कुछ एक्सचेंज करना था वहाँ पर, तो ये केस आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आर्टिकल 3 में जो लिखा गया है उसके तहत ये नहीं लिखा गया कि हम जो हमारी टेरिटरी है उसे सीशन किस तरीके से करें। उसमें ये नहीं लिखा गया कि हमें देना है, तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो टेरिटरी जो है हम दे सकते हैं आर्टिकल 368 को अमेंड करके। जैसे आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट करके हम दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 4 में लिखा गया कि यदि हम 2 और 3 आर्टिकल्स का कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि हमें सीडेशन करना है, यदि हमें टेरिटरी किसी और को देनी है, तब 368 के तहत उसे हम ये कहेंगे कि अमेंडमेंट करके हमें देनी होगी, क्योंकि ये जो पावर है ये आर्टिकल 2 और 3 के अंदर नहीं आती है, ये उसके बाहर है, ये इस आर्टिकल 3 के स्कोप से बाहर है। इसलिए हम अमेंडमेंट करके ये पार्ट कर सकते हैं। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1960 में, जब ट्रांसफ़र किया गया था टेरिटरी पाकिस्तान को उस समय। लेकिन ये उसी समय की बात रह गई 1960 में। उसके बाद 1969 में एक और सुप्रीम कोर्ट का रूल आया जिसमें ये कहा गया कि अगर बाउंड्री का कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे कि आज हमारा डिस्प्यूट चल रहा है अक्साई चीन को लेकर या पाक ऑक्यूपाइड एरिया को लेकर कश्मीर का, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पर डिस्प्यूट चल रहा है कि चाइना ये कहता है कि हमारा पार्ट है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है, जैसे अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साथ कुछ टेरिटरीज़ का एक्सचेंज हुआ था। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1969 में, माफ़ कीजिएगा, 1969 में ये कहा है कि हमें यदि हमारी टेरिटरी बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई भी ट्रांसफ़र करना है टेरिटरी का, तो उसके लिए हमें कोई भी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके का कुछ भी करने के लिए आपको केवल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई भी सीशन या सीडेशन का कोई भी टॉपिक इसमें नहीं आता है। जो हमने बात की कि हमें किसी और को हमारी टेरिटरी देनी है, तो ये टॉपिक यहाँ नहीं आता। केवल बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हम एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत कर सकते हैं। उसके बाद में प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन जो हुआ था उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 2 कैटेगरीज थी पॉलिटिकल यूनिट्स की, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और एक प्रिंसली स्टेट्स थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस पहले ये कहा गया था कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली रूल करते थे वो प्रिंसली स्टेट्स थी, और माफ़ कीजिएगा वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। प्रिंसली स्टेट्स वो थी जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही थी, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल नहीं कर रहा था। वहाँ पर कोई उन्होंने अपना नुमाइंदा बिठाया हुआ था, वहाँ पे कोई राजा बिठाया होगा जो ब्रिटिश के अंडर काम कर रहा हो, वहाँ पर कोई लोकल लीडर हो जो ब्रिटिश के अंडर ही काम कर रहा हो। उस तरीके से जो स्टेट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इंडिपेंडेंस जब एक्ट आया 1947 का, तो उसमें ये कहा गया था कि 2 देश बन गए हैं, भारत और पाकिस्तान। अब प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, हाँ 3 ऑप्शन थे वहाँ, सही है। या तो आप भारत को ज्वाइन कर जाएं, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर जाएं, और या फिर आप इंडिपेंडेंट रह जाएं। ये प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दी गई थी। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो तो जिस एरिया में आ रही थी, जहाँ से बाउंड्री हमने बना दी भारत की या पाकिस्तान की, तो वो जिस एरिया में आ रही थी वो उसी एरिया में चली जाएंगी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए, या तो आप भारत में ज्वाइन कर जाएं, या आप पाकिस्तान में ज्वाइन कर जाएं, या तो आप इंडिपेंडेंट रह लें। तो उसमें से टोटल उस समय 552 प्रिंसली स्टेट्स भारत में थी, जो भारत का टोटल हम जोग्राफिकल एरिया मानते हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी इंक्लूड किया जाता है उसमें से।
और उसमें से देखिए आप 552 में से 549 जो है वो, इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे, तो उन्होंने पहला ऑप्शन, उन्होंने भारत के साथ ज्वाइन करना है, ये पहला ऑप्शन है, ये मान लिया उन्होंने कि हम भारत के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। तो अब 3 स्टेट्स बच गई, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों ने भारत के साथ ज्वाइन करने से मना कर दिया, और इन लोग को और इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया, ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर गए। तो हैदराबाद, यदि आप देखें, इसको हम मैप में देखते हैं, ज़रा अच्छे से दिखेगा कि आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हैदराबाद, ये वाला जो एरिया यहाँ पर था इस तरीके से, वो हैदराबाद का एरिया था। तो ये कम्प्लीटली इंडिया के टेरिटरी के अंदर था जो हैदराबाद का एरिया था। तो ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया के अंदर से ही कोई आप नई कंट्री ना बना ले। तो इसलिए हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू भारत के साथ जोड़ा गया। उसके बाद जूनागढ़ था, उसे रेफरेंडम कराया गया वहाँ पर लोगों को पूछा गया कि आप भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, क्या रहना करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो भारत के साथ जुड़ गए और जूनागढ़ को भारत के साथ जोड़ दिया गया। कश्मीर एक स्टेट रह गया था जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, और उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से भारत के साथ ज्वाइन कराया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वहाँ पर जो कश्मीर के उस समय के राजा थे। और कश्मीर के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ेंगे कि क्या था ये आर्टिकल, क्यों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या चीज़ थी, क्यों साइन किया गया था, और कैसे ये इसके हिस्से हो गए कि पाक ऑक्यूपाइड एरिया भी बन गया, एक कश्मीर रह गया भारत के पास। और जो भी उस समय हुआ था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, और आर्टिकल 370 में क्या लिखा गया था, ये सभी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया गया है, और जो पूरा कश्मीर है, कंप्लीट कश्मीर, वो भारत का पार्ट है, ये उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा गया है। और यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया है, इसीलिए हम भारत ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पूरा वो भारत का हिस्सा है। तो कश्मीर, तो ये कश्मीर की बातें थी यहाँ पर। तो ये तीनों ही स्टेट्स जो थी ये भी भारत के साथ ज्वाइन हो गई थी। तो जो सारी की सारी प्रिंसिपल स्टेट्स थी 552 सारी इंडिया के साथ ज्वाइन हो गई थी। तो ये हमने पढ़ लिया आज आर्टिकल पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे लिख के बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं समझ आया कुछ, या फिर चाहिए कि रिपीट किया जाए, या फिर कोई भी इस तरीके की भी चीज़ें, तो वो भी लिख के बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और पसंद आ जाए कि ये अच्छा है, कि आपको समझ आ गया, इसी तरीके से आगे भी पढ़ना है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आगे इस तरीके के और वीडियोस आपको मिलेंगे। बेल एक आइकन होता है, उसे भी दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कभी जब भी हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमने नया लेक्चर अपलोड किया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे इसके आगे के पार्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि भारत पहले कैसा था, और जो आज 28 स्टेट्स आप देख रहे हैं, या फिर 7 यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं उसके साथ, तो इस तरीके का कैसे बन गया, कब कब क्या कौन सी स्टेट्स जुड़ी हैं भारत में, कुछ कमीशंस बिठाई गई थी, तो उन सब के बारे में हम पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए फिर आगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।